नमस्कार, आप देख रहे हैं टीआर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। चुनाव के परिणाम अब आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आखिरकार किनकी सरकार बननी थी वो लगभग लगभग तय हो चुका है। और जो हमारा एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है, जो हमने एग्जिट पोल किया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 50 से भी ज़्यादा सीट के साथ सरकार बनाती हमने दिखाई थी, वो हूबहू सही साबित हुआ है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने क्या चूक हुई, कौन कौन सी वो बिंदुएं रही जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस समय मौजूद हमारे टीएनआर न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर रुपेश ठाकुर जी हैं। रुपेश राजपूत, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुपेश जी। और पहले तो बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए कि आपने और हमारी जो टीम ने एग्जिट पोल जो लाया था, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मार्जिन के साथ में सरकार बनाती दिखाई दे रही थी, ये इसके पीछे का जो मेहनत है उसे ज़रा बताने का प्रयास करिए क्या कुछ रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें कोसा था कि ये कैसा एग्जिट पोल ला रहे हैं, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाती दिख रही है, आप लोग कैसे बीजेपी को सरकार बनाते दिख रहे हैं, वो भी 50 से भी ज़्यादा सीट। इसके पीछे का कारण आप बताइए कि क्या कुछ रहा है। बहुत धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि उन्होंने लगातार हम पर विश्वास बनाए रखे हैं और लगातार हम लोग से जुड़े भी रहे हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक यानी 7 घंटा लगातार लाइव रहकर हमारे दर्शकों को जो भी अपडेट वहाँ से आ रही थी उनको अपडेटेड रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसको आपने भली भांति अच्छे से की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके लिए मैं वहीं पर फिर से बात आती है एग्जिट पोल वाले, और जो कहाँ पर लूप होल्स, कांग्रेस पार्टी की बड़ी बड़ी योजनाएं तो उनकी थी, गौठान योजना, छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देना, वनगमन पथ, इसको लेकर जो बड़ी बड़ी बातें सरकार करती आ रही थी, भूपेश सरकार। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरीके से बदल गई, किसी ने भी एस्पेक्ट नहीं किया था। और रही सवाल हमारी एग्जिट पोल की, उस पर ज़रा बताइए। जी, एग्ज़िट पोल के बारे में बताना चाहूँगा। दरअसल एग्ज़िट पोल में किसी एक व्यक्ति या फिर एक टीम का हाथ नहीं है। इसमें लगातार हमारी जो टीम है, अलग अलग टीम में अलग अलग संभाग में जो बटी हुई थी, वो लगातार लोगों से मिले हैं और जो प्रत्याशी हैं उन लोगों से भी बात की है, चर्चा की, इंटरव्यू किए हैं। साथ साथ में वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उनसे ओपिनियन लिए हैं। हाँ, उसके बाद जैसे चुनाव से पहले थोड़ी देर पहले जब हम लोग उन लोगों से मिले थे तो उनका ओपिनियन लेते, उसके बाद जब चुनाव पास में आया तो सबसे कांटेक्ट हम लोग फिर से इंडिविजुअल किए हैं और उन लोगों से ओपिनियन लेने का हम लोग प्रयास किए हैं कि कैसा अब क्या है हालात वहाँ का। उसके बाद हम लोग अपना ओपिनियन तैयार किए हैं। तो इसमें हमारी पूरी टीम की सहभागिता है और सबके सहयोग से ये हम लोग अपना ओपिनियन पर बना पाए हैं। लेकिन हाँ, ओपिनियन पिल हमने सबके सहभागिता से, लेकिन हमने भी बहुत से जो लोग पूछे थे, ये जो 30 तारीख है, 30 तारीख से पहले हम भी कहते आ रहे थे कि इस यहाँ पर कांग्रेस सरकार अच्छी खासी लीड के साथ सरकार बना सकती है। लेकिन जो 30 तारीख के बाद बहुत से चैनलों का एग्जिट पोल आया, बहुत सी एजेंसीज़ का, वहाँ पर जो हमारी टीम आई उसके बाद में जो हमारे पास सर्वे रिपोर्ट आए कि नहीं इस बार स्थिति बदल रही है। जो ये अंदरूनी जानकारी और ज़मीनी स्तर पर जाकर जो हमने मेहनत की है, इसको ज़रा बताइए कि क्या कुछ आपने सहा है इन बीते जो चुनाव के दौरान है। क्योंकि मैंने देखा है, हमने रात भर दौरे किए हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, विधायक हैं, इनके इंटरव्यूज़ किए आधे आधे रात को। खाना पीना पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हराम हो गया था हमारा, ये मानकर चलिए। और जो एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं, उसके बाद में जो आज चुनाव के परिणाम के नतीजे आए हैं, बहुत ज़्यादा इस पर खुशी हो रही है। राहत की सांस तो आप ले ही रहे होंगे। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, एग्ज़िट पोल शो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर एग्ज़िट पोल आपके हिसाब से आया तो लोग आपको आपकी तारीफ़ करेंगे और अगर आपके विपरीत चले गए तो फिर लोगों को आपको जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे हमारे साथ भी हुआ है। जैसे पिछले वीडियो में आपने बताया थे कि कौन से एग्ज़िट पोल ने कितने वोट किनको कौन से पार्टी को दे रहे हैं। तो अब जब हम लोग अपने एग्ज़िट पोल को बताने के लिए आए आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने में, तो हमारा एग्ज़िट पोल उनसे जस्ट विपरीत था। सब के सब कांग्रेस को कर रहे थे। कमेंट कर करके बोल रहे थे, हमारे पास मैसेज आ रहे थे लोगों की, ये किस ढंग का एग्जिट पोल निकाल रहे, बाकी सब चैनल इतने मार्जिन में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाती दिख रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को कैसे इतना मैंडेट दे रहे हैं, इस ढंग के कमेंट आ रहे थे। लेकिन आज आश्वस्त होंगे आप? वही बात बोल रहा राकेश जी, जैसे कि अगर कोई एक फ्लो में चल रहा है दूसरी टीम, अगर आप उसके अपोजिट में अगर प्ले कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है ये। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बिना किसी दूसरे की इन्फ्लुएंस में आए बगैर, जो हमारा एक्चुअल में सर्वे था, जो लोगों के बीच हम लोग गए थे, जो ग्राउंड रिपोर्ट किए थे, उसके आधार पे जब हम लोग एनालिसिस किए तो हमारा डाटा बिल्कुल अलग आया था। तब हमने बीजेपी को दिए थे 46 से
46 से 57। और लेकिन वो सीट भी है इसमें से जो भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा भी था कई मौक़ों पर कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहाँ पर जैसे सरगुजा संभाग में आपने भी घूमा है, मैंने भी घूमा है, साथ हमने काम किया है वहाँ पर। सरगुजा संभाग की स्थिति पिछले बार 14 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी, लेकिन इस बार खुद टीएस सिंहदेव हार गए हैं चुनाव। अमरजीत सिंह भगत अमरजीत सिंह जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतना बड़ा उलटफेर जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो उस समय शायद हम लोग को भी ये नहीं अंदाज़ा रहा होगा कि 14 से 14 सीटें बीजेपी जीत के आ रही है। लेकिन जब हम लोग लोगों से मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तो उन लोग के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति भी सपोर्ट था और उनके प्रति नाराज़गी भी था। तो हम लोग दोनों को एनालाइज किए। जब चुनाव होने के बाद उन लोगों से हम लोग फिर कॉन्टैक्ट किए तो उन लोग बोले कि नहीं, इस बार परिवर्तन की लहर है। लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा ये उम्मीद से परे थे। जी बिल्कुल, हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ है, सटीक साबित हुआ है। आप कह सकते हैं कि अगर एग्जिट पोल पर अगर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं तो टीएनआर न्यूज़ के एग्जिट पोल पर विश्वास कर सकते हैं। और बहुत खुशी का मौका है टीएनआर न्यूज़ के लिए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े उन तमाम दर्शकों के लिए जो लोग विश्वास के रूप में हमें इतने समय से फॉलो करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो जीत निकल कर सामने भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, लेकिन अब हार की वजह क्या रही है कांग्रेस पार्टी की, ये भाई बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि अभी तक भूपेश बघेल जी का मैं देख रहा था ट्वीट अभी तक आया नहीं है। अभी लगभग 7 बजने को है, लेकिन अभी तक जो वीडियो हम लोग अभी शूट कर रहे हैं उसमें 7 बजने में 2 मिनट बाकी है, अभी तक भी भूपेश बघेल का ट्वीट नहीं आया। कहाँ पर चूक गई, बड़ी असमंजस की स्थिति में हो गई। नींद हराम आज तो बिल्कुल उनकी होने वाली है, क्योंकि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास इन दोनों के बीच के फासले को क्या कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई। आप जो सवाल पूछे उनकी बातों को मैं जवाब देना चाहूँगा। जैसे आप बोले कि अभी तक उनका ट्वीट नहीं आया है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, साथ साथ में अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अभी से कुछ समय पहले भूपेश बघेल जी ने राज्यपाल जी से मिलने के लिए समय मांगा। क्या कारण रह सकता है राज्यपाल जी से, मतलब इस्तीफा के लिए है या फिर और कुछ इसका क्या? जैसे वहाँ भी हो सकता है, जैसे राजस्थान में भी हुआ है। गहलोत जी ने बोले कि मैं 5:30-6 बजे के बीच अपना इस्तीफा दे दूंगा, और वही हालात यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हुआ कांग्रेस का। तो हो सकता है कि उनसे मुलाकात करने के लिए जो समय मांगे उसका वजह यही हो सकता है कि अपना इस्तीफा देने के लिए बात कर सकते हैं, प्रपोजल रख सकते हैं। हाँ, हमने तो बहुत सारी हमारी पूरी टीम छत्तीसगढ़ में लगभग घूमी है। अब जब परिणाम आज सामने है 3 दिसंबर को, तो क्या वो बिंदु लगते हैं जिसके कारण कांग्रेस पार्टी हारी है? बहुत सारी उनकी योजनाएं, जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का वो लोग हवाला देते हैं, गौठान योजना हो, चाहे पिछले बार सरकार आते ही कर्ज माफ़ी किया था किसान का, इस बार भी वादा करके, क्या कर्ज माफ़ी का वादा इस बार रास नहीं आया किसानों को? आप बिल्कुल सही सवाल किए हैं। और जैसे आपको ही पता कि हम लोग जो सवाल निकल के आए हैं हार के बाद, उस पर हम लोग काफ़ी एनालाइज किए हैं और लोगों से हम लोग डिबेट भी किए हैं और जानने का प्रयास भी किए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जब हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं तो हमारे पास ऐसे आधा दर्जन से ज़्यादा जो पॉइंट है, बिंदु है, हम लोग को लगता है कि इन कारणों की वजह से हो सकता है कि कांग्रेस अभी जो स्थिति में है वहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नरेंद्र मोदी का यहाँ दौरा है वो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। चुनाव के ऐलान से पहले और चुनाव के अंत तक लगभग मोदी जी का यहाँ 15 से 20 रैलियाँ हुई है, और जो 15 से 20 रैलियाँ हुई है वो अपने आप में ऐसे क्षेत्र में हुए हैं जहाँ बीजेपी अपने आप को कमज़ोर मान रही थी। हाँ, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है बीजेपी को। दूसरा बात यहाँ कि अपने आप में एक बड़ा नेता होना वो पर्याप्त नहीं है, ख़ास तौर पे वर्तमान हालात में, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कई राज्यों में बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन लोग भी अपने सिर को गंवा चुके हैं। तो ये तो छत्तीसगढ़ की बात है, राजनीति में वैसे भी यहाँ बदलाव का दौर देखा जा रहा है। तो यहाँ जो बड़े बड़े नेता हैं ना, जो कैबिनेट मंत्री अगर मैं बोलना चाहूँ, वो तो हार गए। कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े मंत्री हारे हैं, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा 9 कैबिनेट मंत्री हार रहे हैं इस बार। तो इसके पीछे कारण क्या है? अगर आपका नाम बड़ा है और काम बहुत छोटा है तो जनता देख रही है, क्योंकि काम होगा तो जनता के फायदे के लिए होगा, और जनता अगर अपने आप को अगर फायदेमंद महसूस नहीं करे तो जाहिर सी बात है फिर अपना पाला दूसरी तरफ बदलने के लिए तैयार रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की आपने बात की, मंत्रियों की बात की, तो यहाँ पर जो सरगुजा संभाग से जो 2 मंत्री आते हैं, अमरजीत भगत और टीएस सिंह, दोनों के दोनों हार गए। तो राम कुमार तोप्पो एक बड़ी मार्जिन से यहाँ पे जीतते हुए नजर आए। आत्मविश्वास
अमरजीत भगत का दिख रहा था सुबह सुबह, लेकिन अभी पूरा का पूरा उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया होगा अब चुनाव के परिणाम आने के बाद। हमने वहाँ की स्थिति को भी जनता को बताया। दरअसल हम लोग जब गए थे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे आप मैन पार्ट को जानते हैं, वहाँ पर हम गए थे और सीतापुर का खुद स्वास्थ्य केंद्र से सरकारी अस्पताल है, वहाँ की दुर्दशा देख कर ना आपके जो वहाँ पे रहने का और वहाँ पे जो गंदगी है उसको देखकर आपको उल्टी हो जाएगी, इस ढंग की स्थिति है वहाँ पर। मरीज एक रात अगर आए तो दूसरी रात हो सकता है उनका जनाजा वहाँ से निकले, इस ढंग की स्थिति है वहाँ पर। और क्या इसको लेकर लोगों की नाराज़गी दिखी, और राम कुमार तोप्पो ने बहुत अच्छा लीड किया है यहाँ पर और मंत्री को हराया है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं राकेश जी। जैसे कि हम लोग वहाँ सीतापुर गए हुए थे, साथ साथ में हम लोग अंबिकापुर को भी कवर किए हैं, बाबा से भी हम लोग चर्चा किए हैं और भगत जी से भी चर्चा किए हैं। तो जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे तो इंटरव्यू के दौरान वो क्या बोल रहे थे कि मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। अगर अपने काम से संतुष्ट रहते तो जहाँ हम लोग उनका इंटरव्यू लेते सीतापुर, वहाँ का आप अस्पताल के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि वहाँ अगर पेशेंट के साथ अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो पेशेंट तो वहाँ से उनका जनाजा उठना तय लगभग था, लेकिन साथ साथ में जो उनके साथ में व्यक्ति जा रहे थे उनके सहयोगी, उनका भी तबीयत खराब होना, ऐसा वहाँ स्थिति वैसा था जी। तो इसका कारण ये था, अगर ज़मीनी स्तर में अगर वहाँ के रहवासियों लोगों को अगर आप सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो जाहिर जी आपके पास बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ साथ में जो आप जिस विधानसभा क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हुआ है, इसी वजह से वहाँ की जो जनता है उनको हराया। टीएस सिंहदेव का क्या लगता है, 158 वोट लगभग जो अभी मेरे पास जो आंकड़े हैं, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अंबिकापुर से जो भारतीय जनता पार्टी टीएस सिंहदेव जो हारे हैं, जीत का अंतर हार का अंतर काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 100 लगभग 58 के आसपास का अभी जो डाटा है मेरे पास में वो दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है इसके पीछे टीएस सिंहदेव का? आपको याद होगा क्योंकि टीएस सिंहदेव को पिछली बार कहा गया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए वहाँ की जो 14 की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ पर जब हम लोग गए थे तो वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, बेहतर बता पाएंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, राजनीति और मैच दोनों का तुलना एक साथ करना पड़ता है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसे अगर कोई 1 रन बनाना पड़ेगा या फिर कोई अगर टीम 1 रन से जीत रही तो उसको जीत मानते हैं, लेकिन जो 1 रन का जीत होता है वो बहुत कड़ा मुकाबला होता है। वही आज अंबिकापुर में हुआ है। अंबिकापुर डिप्टी सीएम है, कुछ समय पहले उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था, और साथ साथ में वहाँ के कद्दावर नेता भी हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके अंडर में 10 से 15 विधायक उनके अंडर में रहते हैं। तो उसके बाद भी अपने विधानसभा क्षेत्र में इतने कम खुद की सीट नहीं बचा पाए, साथ ही साथ अपने जो और भी क्षेत्र हैं विधानसभा क्षेत्र की 14 के 14 सीटें बीजेपी ला रही है जी। तो ये बहुत बड़ा है, और इसको ही राजनीति में बोलते हैं कि अप्रत्याशित जीत जी। हाँ, उनके जो अपोजिट में थे प्रत्याशी, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में उनको कोई जानते भी ना हो, लेकिन टीएस बाबा अपने आप में एक ब्रांड है। तो ब्रांड होने का मतलब ये नहीं है कि आपके ब्रांड के नाम पे आपका सामान मार्केटिंग होता रहेगा, नहीं, उसका भी एक लिमिट होता है। अगर आप अपने क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे, आप उन पर काम करते रहेंगे और उसमें अपग्रेडेशन लाते रहेंगे, तो फिर जनता आपको पसंद करेगी। जिस दिन आप इस सब काम में रुक जाते हैं तो फिर वहाँ से आपको जनता नकारना शुरू कर देती, जिसका परिणाम आज ये हुआ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या ये भी एक कारण रहा होगा कि महादेव सट्टा ऐप में जो भूपेश बघेल का नाम उछला, ईडी ने ट्वीट करके बताया कि 508 करोड़ रुपये भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप की ओर से जो उसके पैडलर हैं वो दिए हैं, उनको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, हस्तांतरित किए जा रहे हैं। क्या इसके कारण तो भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज नहीं मिल गया? क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का एक सबसे बड़ा चेहरा होता है राज्य में, और भूपेश बघेल के खिलाफ इतना बड़ा आरोप, कहीं इसके चलते तो पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है इन सीटों का? निसंदेह जो बीजेपी एक गेम प्लान अपना तैयार करके रखी थी, उस पर कहीं ना कहीं उन लोग सफल हो गए हैं। और जो कांग्रेस या फिर मैं बोलूं कि मुख्यमंत्री जी इसको ठीक से काउंटर नहीं कर पाए। वो ये बोलते रहे कि जितने भी एजेंसीज हैं ना गवर्नमेंट की, वो हमारे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। वो बस उसको अपने आप से उसको दूर रखने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उसको करना ये चाहिए था, अगर मेरे खिलाफ ऐसा कुछ है तो आप कार्रवाई करें। साथ साथ में जो चुनाव के समय एक होता है ना काउंटर डिफेंसिव फिर डिफेंसिव अप्रोच, वो उनको अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपना पाए। इसलिए कहीं ना कहीं इसका जो एडवांटेज है वो बीजेपी को मिला। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो स्थिति अभी वर्तमान में है उसके पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं है।
जैसे आपने शुरुआत में पूछे थे कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन कौन से कारण जिसकी वजह से कांग्रेस अभी इस स्थिति में पहुंच गई है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण, जिसमें से 2-3 और ये हैं। ओबीसी फैक्टर, ओबीसी फैक्टर मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो अभी ज़्यादा संख्या जिनकी हुई है, लेकिन क्या इसका फायदा नहीं मिला? जातिगत जनगणना की बात कही थी, क्या उसको लोग समझ नहीं पाए, या उनसे लोगों की कोई मतलब नहीं कि जातिगत जनगणना कराओ, मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे सब विकास चाहिए, इस ढंग की देखिए राकेश जी, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक राजनीतिक माहौल रहता है। अगर कोई भी पार्टी चाहेगी कि दिल्ली में जैसा वहाँ माहौल है, मैं वही माहौल, जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, अब दिल्ली का मॉडल अगर उन लोग छत्तीसगढ़ में यूज़ करना चाहेंगे या फिर उसी मॉडल को लेकर अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उन लोगों को भी सफलता मिल पाई है? जबकि उन लोग एकदम शून्य में है। पिछले बार भी उन लोग का जमानत जब्त हुआ था और इस बार भी उन लोग का जमानत जब्त हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अगर जैसे कि अगर ओबीसी फैक्टर एक अपने आप में छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा समुदाय है, तो उस पर जाति जनगणना के आधार पर फिर समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट कर अगर उसमें से अगर तुष्टीकरण की राजनीति करने के बाद आप राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं, इस बार तो कम से कम पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जो बीजेपी कार्ड खेला है इसका, जैसे कि जो ईश्वर साहू जी हैं बीरनपुर से जी, हाँ, मारे गए थे, जो धार्मिक हिंसा में मारे गए थे। अब इस पर आने से पहले मैं उस पर भी आऊँगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओबीसी वर्ग के ऊपर। तो जो अरुण साहू जी है, वो ओबीसी वर्ग में बहुत जाना पहचाना नाम है। तो उनका कहीं ना कहीं एक असर हुआ है, लोगों का ओबीसी वर्ग का विश्वास बना है कि देखिए, अगर हमारा नेता अगर ओबीसी वर्ग के हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक अपेक्षाएं बढ़ जाती है। तो यही अपेक्षा उन लोग के प्रति बीजेपी में विश्वास बन के उभरी है, तो इसका फ़ायदा हुआ है। साथ साथ में जैसे अभी आप अपने बात बोली बीरनपुर धार्मिक हिंसा की, तो इससे पहले याद करेंगे आप, कवर्धा में भी हुआ था। तो उस समय जब ये हिंसा हुआ था, धार्मिक हिंसा, झंडा हिंसा जिसको बोलते हैं, पूरा देश भर में इसकी चर्चा हुई थी उस समय। यहाँ पे आपने कवर्धा की बात की, कवर्धा में यहाँ पे विजय शर्मा एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते, और जो वहाँ पर जो झंडा वाला जो वारदात हुआ था 2021 में, मैं अगर श्योर हूँ, तो यहाँ पर इंटरनेट भी 1 महीने तक लगभग बंद कर दिया, शट डाउन था, पूरे छत्तीसगढ़ में शट डाउन था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, ये उसी समय की बात है। और जो सबसे बड़ा आरोप, जिनको आरोपी बनाया गया था विजय शर्मा, जिन पर बहुत सारे केस हैं, वो इस बार मोहम्मद अकबर मंत्री को हरा गए हैं। इसके पीछे की जो अंदरूनी बात है, वो क्या कुछ हो सकती है? मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार मानना चाहूँगा, क्योंकि मैं कवर्धा से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वहाँ की राजनीति के बारे में थोड़ा सा अपडेट मिलता रहता है बीच बीच में। तो इस बार का जो हालात हुआ है, वो पूरा बदलाव का था। अब ये बदलाव जो धार्मिक हिंसा हुआ था, उसके कारण था कि नए चेहरे को लोग लाना चाह रहे थे इस वजह से, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, बीजेपी में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में विजय शर्मा एक बहुत चर्चित नाम है, बहुत फेमस है। वो लगातार लोगों के सहयोग में आंदोलन करते आए हैं, लोगों के सपोर्ट में विरोध करते आए हैं, और चाहे वो राजनीतिक फ़ायदा हो चाहे राजनीतिक फ़ायदा ना हो, वो लोगों के सपोर्ट में हमेशा खड़े हुए हैं। इसी वजह से उन पर ज़्यादा, अभी जैसे आप बताया था कि उन पर बहुत सारे केस भी चल रहे हैं, तो इसका कारण एक वो भी हो सकता है। तो इस बार जो बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं चाहे उसको धार्मिक रंग दिया जाए, चाहे हो सकता है बीजेपी उसको, उस मामले को या फिर उस घटने को धार्मिक रंग दे के उसका फ़ायदा ले। इसका यही कारण हो सकता है बीजेपी का सत्ता में आने के पीछे का, कि कहीं ना कहीं जो बीरनपुर हिंसा हुआ है, जो कवर्धा में धार्मिक हिंसा हुआ है, और जो बस्तर सरगुजा में जो धर्मांतरण का बात चला है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी प्रमुखता से लिए हैं उसको, और अपने जो एजेंडा होता है ना चुनाव में, कि कैसे अपने बात को वहाँ तक लोगों तक पहुँचाया जाए, क्या क्या यहाँ हो रहा है धर्म के। हाँ, एक कारण ये भी हो सकता है जो बीजेपी अभी इस स्थिति में है और कांग्रेस अभी यहाँ से हार रही है। एग्जिट पोल जो हमारी आई थी, मैं चर्चा कर रहा था कल, जब हमारी टीम एग्जिट पोल उस दिन ला रही थी, और जब हम कल वीडियो बनाने वाले थे, तब मैं आपसे चर्चा कर रहा था। तो एग्जिट पोल में जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बीजेपी इस बार ज़्यादा मार्जिन ला रही है हमारी एग्जिट पोल के मुताबिक, लोग हो सकता है हमको गालियाँ भी दें, लेकिन आपने एक चीज़ कही थी कि जो महिलाओं के लिए जो योजना ला रही है सरकार, 10 कितना हज़ार है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो महतारी बंधन योजना के नाम से जो योजना वो लोग लाने, एक मुश्त पैसा देने की, क्या महिलाएं इससे और अट्रैक्टिव हुई? आप कल कह रहे थे कि हो सकता है महिलाएं इस बार बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट करने वाली, क्या ये सही है? एकदम सही सवाल किया आपने। देखिए, जो अभी वर्तमान में कंडीशन है बीजेपी की, इसके पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट है। हम लोग इसका उदाहरण अभी वहाँ भी देखे हैं, कहाँ? मध्य प्रदेश में, जहाँ मध्य प्रदेश में लाडली योजना है ना। तो वहाँ जब एग्जिट पोल आ रहा था, तो वहाँ
बीजेपी को 100 से 110 दिखा रहे थे मैक्सिमम, जबकि वहाँ एग्जैक्ट कितना है वहाँ का जो अभी जो डाटा है वहाँ वो लगभग 160 प्लस है वो। तो इसके पीछे कारण यही लगाया जा रहा है कि जो लाडली योजना है ना, तो महिलाएं इससे इतना प्रभावित हुई कि उन लोग ना अपना साइलेंट वोटर जिसको बोलते हैं कि लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनका वोट किस तरफ गया है। महिलाएं बताती भी नहीं जी, ज़्यादा। उसको इन लोग को बोला जाता है कि साइलेंट वोटर, जो अपने वोट को बता मत कि हम लोग किन को दिए हैं। तो जो वहाँ मध्य प्रदेश में फैक्टर था महिलाओं का, वही फैक्टर यहाँ भी हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ आने के बाद जो महिलाओं के प्रति या फिर जो युवाओं और जो किसानों के प्रति जो एक कमिटमेंट किया है, तो यहाँ इस बार जैसे कांग्रेस का भरोसा, पहले तो बोल रहे थे कि भूपेश है तो भरोसा है, उसके बाद उस टैग को बदल के बोल दिया गया कांग्रेस है तो भरोसा है। तो इसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी बोले कि बीजेपी हो सकता है कि सोचे होंगे कि अगर हम लोग ऐसे बदलते रहेंगे तो फिर लोगों का विचार ही बदलता रहेगा, तो इसलिए हम लोग एक ठो बात को लाते हैं और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। तो बीजेपी वाले क्या किए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी। तो यही जो गारंटी है ना, महिलाओं के प्रति हो गया, चाहे किसानों के प्रति हो गया, फिर जो हो सकता है कि जो पिछले 2 साल का जो बोनस बचा हुआ था बीजेपी के शासनकाल में, उसको भी देने का वादा किए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को भी, किसानों को भी और युवाओं को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने में बीजेपी सफल हो पाई है। जी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी जीती है। आपको क्या लगता है उस क्षेत्र में, चूंकि घूमे हैं और बहुत सारी प्रतिक्रिया ये भी निकल कर सामने आ रही थी जैसा कि हम लोग वहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी वो जीत सकते थे, लेकिन ऐन मौके पर जो किसान का कर्जा माफ का वादा किया है, किसानों की कर्जा माफ़ी के कारण ही ये जो 36 का आंकड़ा मैं देख पा रहा हूँ अभी, 35-36 का आंकड़ा जो आगे पीछे हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो इतना है, या फिर अगर कर्जा माफ़ी का वादा नहीं करते तो इससे भी बदतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी रहती? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में काम करना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले 15 सालों से भाजपा यहाँ शासनकाल में थी, तो हमेशा ये आरोप लगता है कि अगर कोई भी सरकार का, सत्ता पक्ष का अगर सरकार और मुख्यमंत्री है, उसके अगर अपोजिट वाले अगर विधायक हैं तो उतना काम नहीं कर पाते हैं। तो 15 साल के बाद बीजेपी कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस में ताबड़तोड़ जीत के साथ, मतलब जिसको बोलते हैं बम्पर जीत के साथ 68 सीट जीत के आई 90 सीट में। उसके बाद जो 5 और बाईपोल हुए उसमें भी जीत के आए उन लोग। तो 68 सीट के साथ जीत के आना, उसके बाद जो काम करने की ललक रहती, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी विधायक जीत के आना सबके सब ऐसे ही बिना काम के निकल जाए। ऐसे कुछ विधायक रहते हैं जिनका काम लोगों को, ऐसे कुछ विधायक होते हैं जिनका काम लोगों को पसंद आता है, तो ऐसे विधायक को लोग अपने पास बांध के रखना चाहते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि जो 22 विधायक का जो सीट काटा गया है कांग्रेस द्वारा, वो इसीलिए काटा गया था कि उनका जो एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वो बहुत ख़राब आया था, और उन लोग ऐसे लोगों को भी छटनी किए थे जिनका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा ठीक था। तो जो अभी जो जीत के आए 36 जैसा आप बता रहे हैं, तो वो उन्हीं कैंडिडेट हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने अगस्त के महीने में, मैं अगर सही हूँ तो अगस्त में ही उन्होंने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 17 प्रत्याशियों का नाम था। तो क्या ये भी, और घोषणा पत्र भी उन्होंने पहले लाया, और कांग्रेस पार्टी लगता है मुझे ओवर कॉन्फिडेंस में रही कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, चाहे जो भी हो जाए। वो प्रत्याशियों की लिस्ट भी बाद में लाना, हम भैया अभी पितर पक्ष चल रहा है, हम इसमें कैंडिडेट की लिस्ट नहीं लाएंगे, नवरात्रि का पावन महीना है, नवरात्रि के पहले दिन में है, हम पहली सूची जारी करेंगे। ये सब कहीं इन सब का कारण तो नहीं। मैं एक ही करके आता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी ने अपना पहला लिस्ट जारी किया है, और लिस्ट जारी किया है तो उसमें समझने वाली बात ये है कि बीजेपी ने सिर्फ उन्हीं जगह का लिस्ट जहाँ पर कमज़ोर है, जहाँ से बीजेपी हारती हुई आ रही थी, तो उनको एक एडवांटेज मिला है। और कांग्रेस लेट से जारी की, इसका उन लोग को डिसएडवांटेज ये मिला है कि उनके जो प्रत्याशी उनको काम करने के लिए समय कम मिला, प्रचार करने के लिए। जी हाँ, ये हुआ। तो इसी का नतीजा क्या है ना, जो कैंडिडेट है कांग्रेस को पिछड़ते चले गए। बीजेपी उसका एडवांटेज ले लिया, लेकिन कांग्रेस अपने जो समय काम करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए काम, इसी वजह से भी कांग्रेस को ये नुकसान उठाना पड़ा है। एक बात और, पिछले बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, इस बार वो पूरा का पूरा सीट ही हार गई। यहाँ तक अगर अमित जोगी जो लड़ रहे थे पाटन से, वो भी बुरी तरीके से हार, क्योंकि माता जी रेणुका सिंह कोटा से वो भी हार गई हैं। इस बार उनकी स्थिति क्या लगती है छत्तीसगढ़ में? हमने लगभग छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूमे हैं, लोगों से मुलाकात किए हैं, साथ साथ में जो प्रत्याशी उन लोगों से भी चर्चा किए हैं। तो इसी जो हम लोग का क्रम था ना, वो भानु प्रताप भी पहुंचा था, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी से हम लोग चर्चा की। तो उनका साफ साफ कहना था कि जो पिछले 2 टर्म थे वो हमारा डेमो था, हम लोग अब की बार जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम लोग का असली फाइट है, वो हम लोग का एक कप है। तो
उन लोग का विश्वास बहुत ज़्यादा था। और कहीं ना कहीं जब हम लोग घूम रहे थे, चाहे वो सरगुजा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया या फिर रायपुर संभाग हो गया, तो वहाँ लोगों का एक रुझान दिख रहा था आम आदमी पार्टी के प्रति। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे दिख रहा था, पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि पूरा क्षेत्र में उनका प्रभाव है, ऐसा दिखाई ऐसा नहीं नहीं था, देता। हाँ। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा अपने आप को एक स्टेबल रूप में कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, कैसे मुझे हुआ। ऐसा लगता है आप जो बात बता रहे हैं ना, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ समस्या ये हुई कि चुनाव से पहले कहीं भी एक्टिव नहीं थे। कौन कौन विधायक कहाँ हैं, भीतर खाने धर्मजीत सिंह के बारे में कुछ समय पहले चर्चा हुई कि ये पार्टी तोड़ने वाले थे, हाँ इधर, तो बहुत सारे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे। जनता शायद इस चीज़ को समझ रही थी कि हमारे विधायक शायद एक्टिव नहीं है, ये अपने ही पार्टी में लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं, इसके चक्कर में इस बार उनको नफ़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। जी, एक कहावत है कि बारिश आई तो बारिश का मेढक भी आ जाता है सामने। वो कहावत में अच्छा लगता है, राजनीति में इसका सरोकार नहीं है। हम लोग देखे हैं, जहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं राजनीति का, फिर जो अमित जोगी का जो अभी चुनाव के समय जी इंटरव्यू भी लिए थे, तो चुनाव से कुछ समय पहले वो एक्टिव हुए हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद उन्हें ये भी पता नहीं था कि वो थोड़ा कन्फ्यूजन में थे वो कि मुझे चुनाव कहाँ से लड़ना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने आनन फानन में, चाहे किसी भी परिस्थिति में आके किसी का ही बात मान के, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनके अपोजिट में चले गए। और उनका हर्ष ये हुआ कि 11,000 के जो वोट है उसको भी उन लोग वो पार नहीं कर पाया। जी, विजय बघेल की अगर बात की जाए, उनका भी हमने इंटरव्यू किया, विजय बघेल वो लेकिन हार गए। ये तो तय था कि यहाँ से भूपेश बघेल अच्छी खासी स्थिति में दिख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर कोई भी प्रत्याशी मुख्यमंत्री के अपोजिट में लड़ाई लड़ रहा है तो वो काफ़ी टफ हो रहता है। वो तो विजय बघेल जी से हम लोग बात किए, साथ साथ में वहाँ जो विधानसभा क्षेत्र है हम लोग वहाँ भी घूमे, लोगों से बात की, तो हम लोग को ये लग रहा था कि विजय बघेल आसानी से हार रहे हैं, मुख्यमंत्री आसानी से जीत रहे हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो ये हैरान कर देने वाला था। शुरुआत के कुछ जो चरण है ना, 5-6 चरण जो वोटिंग काउंटिंग का होता है, उसमें विजय बघेल जी आगे बढ़ रहे थे। और ये जो गेप होता है ना अंतर का, वो 5-6 हज़ार का चला गया था ये। तो अब इसमें समझ सकते हैं कि कितना टक्कर दिए हैं। और ये भी कहा जाता है कि उनके दूर के भतीजे हैं विजय बघेल जी, तो भतीजा और काका के बीच में लड़ाई था, लेकिन लड़ाई टकराव भरा रहा, लोगों को पसंद आया। भतीजे और काका के बीच में की, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक सीट ऐसी भी है जहां वहां भी भतीजे और काका के बीच में लड़ाई है, चाचा भतीजे, समझ गए होंगे किस विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने दोनों ही लोगों का इंटरव्यू किया, राघवेंद्र सिंह और नाम उनका सौरभ सिंह, जो उनके चाचा हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वहाँ की स्थिति के बारे में बताया। बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ छत्तीसगढ़ में काका भतीजे का लड़ाई 2 जगह हो रहा था, एक पाटन से हो रहा था, एक अकलतरा से हो रहा था। लेकिन देखिए कितना संयोग बन रहा है, दोनों जगह से काका की, सॉरी माफ़ करेंगे, हाँ, एक जगह काका की जीत हुई है, एक जगह भतीजे की जीत हुई है। सौरभ सिंह बहुत बड़ा कद्दावर नेता थे, वो अभी वर्तमान बीजेपी से विधायक थे, और इस पहली बार चुनाव लड़ रहे थे राघवेंद्र जी। हाँ, हम लोग उनसे बात भी किए, इंटरव्यू किए, हमारा उनके साथ एक पर्सनल इंटरव्यू है। अगर आप हमारे दर्शक चाहेंगे तो उनको हमारे जो यूट्यूब के प्लेलिस्ट हैं वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो काका भतीजे की लड़ाई है, ये थोड़ा सा क्योंकि डिस्टेंस है, यहाँ मुख्यमंत्री के साथ लड़ रहे थे उनका भतीजा विजय बघेल जी, और वहाँ काका के साथ लड़ रहे थे राघवेंद्र जी। तो वहाँ जो काम हुआ था उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, और उन लोग नया चेहरा तलाश रहे थे। दोनों राज परिवार से आते हैं, और राज परिवार के साथ आने के साथ साथ जो उनका एक व्यक्तिगत व्यवहार होता है, विचार होता है कि हाँ वो उनकी मानसिकता क्या है, उनका विचारधारा क्या है, तो यही विचारधारा जो राघवेंद्र जी के साथ था, राघवेंद्र जी का था, ये लोगों को पसंद आया और इसी वजह से उनको जिता के लाए हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत सारी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी हारी है और भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है। उनमें से राजनांदगांव की सीट की बात कर लेते हैं, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लड़ रहे थे, वो जीत कर आए हैं। गिरीश देवांगन की स्थिति पहले ही कहा जा रहा था, लेकिन बहुत से लोग जो हमको मिल रहे थे बता रहे थे गिरीश देवांगन जीतेंगे। इस पर आपका मूल्यांकन क्या है? हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारी टीम पहुँची थी वहाँ, तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि रमन सिंह के मुकाबले में गिरीश देवांगन जी कहीं नहीं है। जो जीत का आंकड़ा है वो लगभग 40,000 के आसपास है, वो इसको दर्शाता है। तो
जैसे कि विजय बघेल के जी के साथ टक्कर था भूपेश बघेल का, तो हम लोग को लग रहा था कि कांटे का टक्कर नहीं होगा, लेकिन कांटे का टक्कर हुआ। लेकिन वहाँ जो राजनांदगांव है वहाँ का कांटे का टक्कर हम लोग को शुरू से नहीं लग रहा था, और वही नतीजा में निकल के सामने आया। उनके सामने जो प्रत्याशी थे ना गिरीश देवांगन जी, वो उनके समकक्ष नहीं थे। बहुत बड़ा नाम है, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके सामने किस ऐसे प्रतिपक्ष को खड़ा कर देना जो उनके लेवल में नहीं, तो जाहिर सी बात है अंदर तो अपने आप में दिखता है। कवर्धा से आप बिलोंग करते हैं, तो कवर्धा में एक सीट है पंडरिया। पंडरिया पर आपका नज़रिया क्या है? मैं तो पहले ही कहा था कि भावना वोरा यहाँ से जीत सकती, जब से प्रत्याशी वो घोषित हुई थी उसी समय मैं कह रहा था। और नीलकंठ जो चंद्रवंशी है, उनके हार के पीछे का कारण, पिछले बार ममता चंद्राका जीती थी, नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट इस बार मिला, लेकिन वो हारे। क्या कारण लगता है? क्या नाराज़गी थी वहाँ पर लोगों को कांग्रेस के प्रति? बिल्कुल, एक प्रकार से कहा जा सकता है जो ममता चंद्राकर जी हैं, वो 5 साल विधायक रहने के बाद जो उनको काम करना चाहिए था वो कर नहीं पाई है। यहाँ तक कि लोगों से उनका संवाद भी नहीं था। तो क्या अपने नीलकंठ चंद्रवंशी पर उतार दिया? जाहिर सी बात है, देखिए अगर कोई 5 साल आपके पार्टी का विधायक रहे हैं और वो 5 साल में काम नहीं किया है, तो उसको रिप्लेस करने से आप अपने काम के पीछे जो गलतियाँ हैं उनको आप पर्दे नहीं डाल सकते हैं। वही काम यहाँ हुआ है। भावना वोहरा एक सामाजिक सेविका है, साथ साथ में वहाँ वो एक किसी पोस्ट में शायद मेरे ख्याल से जिला पंचायत सदस्य है वो। तो वहाँ उनका एक अलग काम करने का तरीका, लोगों के बीच उनका पहुँच था, इसी का फायदा भावना वोहरा जी को हुआ है। और जो ममता चंद्राकर जी की गलती है, अभी जिसको बोल सकते हैं कमियाँ हैं, उन्हीं का नुकसान नीलकंठ जी को हुआ है। यहाँ पे कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हुआ है वहीं पर, और बहुत सारी सीट हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। रायपुर की बात कर लेते हैं। रायपुर जिले में जो 6 सीट आती है, उसमें से 6 की 6 इस बार भारतीय जनता पार्टी लेके चली गई, पूरा भगवामय हो गया है वो सीट। पहली सीट रायपुर उत्तर पर ही आते हैं। कुलदीप जुनेजा की स्थिति लग रही थी कि ये जीत सकते हैं, टिकट उस समय में कशमकश की स्थिति थी, इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पुरंदर मिश्रा जीत गए। उनका इंटरव्यू हमने किया, उनमें उन्होंने कहा कि मैं उड़िया समाज से भले ही आता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बोले थे कि मेरा दिल छत्तीसगढ़िया है, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, इसलिए छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है। और यही प्यार उनको मिला वोट के रूप में। जो उत्तर से अभी वर्तमान विधायक हैं, उनका नाम कुलदीप जुनेजा जी हैं। उनका नाम कुलदीप जुनेजा जी हैं। तो वो 5 साल काम तो बेहतर किए हैं, लेकिन लास्ट में जो पार्टी हाईकमान की ओर से उनके प्रति जो व्यवहार किया गया, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे मार खा गए हैं वो। और साथ साथ में जो पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं उत्तर के, वो अजित कुकरेजा जी। तो अजित कुकरेजा जी का कांग्रेस से अलग होना भी एक कहीं ना कहीं उनके लिए एक सेटबैक था। और इसी का फायदा, जब अगर एक पार्टी से अगर 2 लोग खड़ा होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वोट परसेंट बढ़ता है, और इसी बंटवारे का फायदा बीजेपी को है, पुरंदर मिश्रा को, जो जीत। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हम अगले सेशन में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ रुपेश राजपूत जी रहेंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर, जो इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को कवर किए हैं लगातार। अलग भले ही आपने कैमरे में इनको ज़्यादा ना देखा हो, लेकिन इनका जो आंकड़ा है, इनका जो आकलन है, बिल्कुल सही साबित हुआ। TNR न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है, बिल्कुल सही साबित हुआ। ये इसके लिए हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जिनका विश्वास हम पर है कि ये अच्छी खबर हम पे देते हैं और अच्छी सटीक जानकारी देते हैं, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। आपको हम कुछ देर में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम पूरे तफसील से बताएंगे कि आखिरकार कहाँ किन किन सीटों पर क्या कुछ स्थिति रही। रुपेश राजपूत जी मेरे साथ रहेंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात बहुत जल्दी होगी। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत लंबा हो गया, ज़्यादा